नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। जो तरीके से बातें आगे आ रही है तो मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार हमारी जो है ना, ये जनता की सरकार नहीं है। तो ये जो है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिस तरीके से जिनको ये बेच डाल रहे हैं, पूरे एयरपोर्ट बेच डाले, जितनी हमारे देश की फैक्ट्रियां थी अभी तक के खड़ी करी हुई सारी बेच दिया। बेची भी नहीं, बेचना तो चलता था, ऑप्शन करते तो चलता था। पंचायत लगभग नहीं, सभी मांगे जो यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए लोगों की सामूहिक ये समस्या है जो आज पूरे देश के सामने है। इसमें मुख्य रूप से जो है 11 मांगे ऐसी हैं जो आज प्रत्येक नागरिक उससे जो है कहीं ना कहीं पीड़ित है, और उन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करने आए हैं कि आपने चुनाव से पहले क्या वायदे किए थे और वर्तमान की स्थिति क्या है। इस स्थिति को अवगत कराने के लिए आज सभी जितने भी भक्तगण हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो गौरक्षक दल से हों, चाहे वो सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी हों या किसान संबंधित हों। चडूनी साहब आए हुए हैं, जितने बड़े बड़े लोग जो यहाँ बैठे हैं वो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को चेताने के लिए आए हैं। देखिए, सरकार जाग नहीं रही, सरकार तो सो रही है। जो व्यक्ति मुद्दों से भाग रहे हों, आप उन्हें कैसे कह सकते हो जाग जाएं। आज प्रशासन से लेकर आप जो है आंदोलनकारी जितने भी हैं वो सारे के सारे ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है मुद्दों को जो है उठाया जाता है और मुद्दों को दबाने का काम कैसे सरकार कर रही है। वर्तमान में आपने देखा होगा कि किसान जो लोग थे 13 महीने तक यहाँ पर जंतर मंतर से लेकर और पूरे देश के जो है हर एक बॉर्डर पर वो बैठे थे, और जब 3 कानून जो है वापस तो ले लिए गए, लेकिन उन तीनों कानूनों के पीछे जो मांग सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी थी और ये कहा था कि मैं देश के लोगों से, किसानों से माफ़ी मांगता हूं, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी मांग थी, वो ये थी कि एमएसपी को लागू किया जाए। आज देख रहे हो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। उस महंगाई पर अगर आज किसान जो है अपना दम खेत में तोड़ रहा है, आज वो किसान जो बेचारा सड़क से लेकर और जब अपना फसल को बेचने जब जाता है मंडी के अंदर, उस मंडी की स्थिति क्या है, वो अपनी लागत तक नहीं उसमें पा सकता, वो अपने यूरिया का उसके अंदर खर्चा नहीं निकाल पाता, वो अपने बेटे और बेटी जो वहाँ पर काम करते हैं उसकी लागत को वहाँ नहीं निकाल पाता। आज अगर जो एमएसपी लागू हो गई होती तो किसान ये कह सकता था कि कम से कम मेरा अगर जो 250 रुपये किलो या 250 रुपये क्विंटल या 5000 रुपये क्विंटल अगर कोई चीज़ बिक रही है तो मैं उसकी जो उपज को उपजाऊं और उसके बाद मुझे उसकी लागत मिले, तो शायद इस देश का किसान जो है वो सुरक्षित रहे और वो अपने आप को सोच सकेगा कि मुझे देश में कुछ मिला। देखिए, जिस तरीके के हालात देश के सामने हैं उससे देखिए गर्भ के अंदर क्या है मैं ये तो कह नहीं सकता, लेकिन जिस तरीके से जो बातें चल रही हैं उससे तो ऐसा महसूस होने लग गया है कि एक आदमी जो है अपनी जो है हट धर्मी से पीछे नहीं हटना चाहता और इस देश को जो है गुलामी की ओर ले जाना चाहता है। उसके विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो सारे 11 की 11 मांगे वो हैं जो इन्होंने कही थी कि हम इनको पूरा करेंगे। आज वो 11 मांगे जो है, देश का एक एक नागरिक यहाँ बैठा हुआ है, इन्हें कम संख्या ना माने। देश का एक नागरिक भी अगर बोलता है, महात्मा गांधी का वो आज वक्तव्य याद है, मैं अकेला चला था, काफिला जुड़ता चला गया। आज ये जो लोग बैठे हैं सैकड़ों की संख्या में, ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ना कहीं किसी समाज को जगाने का काम करते हैं, और आज हम इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। कोई मारपीट नहीं की, पुलिस प्रशासन के साथ कोई अभद्रता ना की हो, किसी प्रकार के आतंकवादी, जिहादी, फिदाइन दस्ते तैयार ना किए हो, जिसने हमेशा राष्ट्र की निरंतर सेवा करती रही। ऐसे लोगों पर सरकारी नियंत्रण और जो देश विरोधी गतिविधियां संचालित करते हों, आतंकवादी संगठन हो, उस पर ना पाबंदी है, ना कोई रोक टोक है, ना कोई सरकारी नियंत्रण है, तो निश्चित तौर पे ये बास्टर्डी एक्ट है बाय द गवर्नमेंट और तमाम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो सनातन संस्कृति के सीधे साधे मतलब सबसे सज्जन व्यक्ति को कोड़े मारने जैसी स्थिति है, कैद कर लेने की स्थिति वाली स्थिति है। जैसे मार्केट में चिकन को काट दिया जाता है बेजुबान, कोई ना झगड़ा किसी से ना फसाद, उसका बकरों को काट काम किया। साथ देश के तमाम हिस्सों में धर्मांतरण किया गया, इस्लामिककरण किया गया, उसमें भी राज्य सरकार की बराबर की भागीदारी, और हमारे सभी सांसद इसके लिए जिम्मेदार हैं, विधायक जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो संस्कृति, जो धर्म, जो संप्रदाय, जिस संप्रदाय के लोग, जिस धर्म के लोग, जिस सनातन संस्कृति के लोगों ने आज तक एक पत्थर तक ना उठाया हो, एक गोली भी ना चलाई हो, एक हिंसा भी ना किसी क्षेत्र में बना हो, उस पर सरकारी नियंत्रण, और जो आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, देश विरोधी गतिविधियां संचालित करते हैं, देश को तोड़ने का, लूटने का, बर्बाद करने का संयंत्र रचते हैं, वो आज़ाद और मुक्त हों और उसके
के साथ सरकारें खड़ी हो और सनातन के विरुद्ध सरकारें खड़ी होकर के मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों, देवस्थानों पर सरकारी नियंत्रण करके बैठी हो, मुझे लगता है ऐसी सरकारों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप समझ लीजिए, समाज के लिए जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो, नियम के साथ काम कर रहा हो, उसके विरुद्ध खड़ा होने वाला कौन होता है? या गुंडा होता है, या चोर होता है, या मवाली होता है, डकैत होता है, आतंकवादी होता है। और यही स्थिति आज भारत सरकार और राज्य सरकारों की है। यानी कि आपका भारत सरकार और राज्य सरकारों की हैसियत और उनकी कार्यप्रणाली इस समय गुंडे, मवाली और बवाली की तरह है, डकैत की तरह है। नहीं तो सनातन संस्कृति के लोगों ने ना कभी आतंकवादी पैदा किया, ना जिहादी पैदा किया, ना फिदाइन दस्ते किए, ना पुलिस के साथ कोई गतिरोध, ना कोई असंवैधानिक कार्य, ना राष्ट्र विरोधी गतिविधियां। तो फिर अगर ऐसे लोगों पर नियंत्रण किया जाएगा, सरकारी नियंत्रण किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा, जो व्यक्ति समाज के लिए अच्छा काम करता है, जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए काम करता है, जो व्यक्ति परिवार के लिए काम करता है, जो संस्कारों को बचाने के लिए काम करता है, उस व्यक्ति पर अंकुश लगाना, उसे कब्जे में कैद कर लेना, उसे सरकारी गुलाम बना के रखना निश्चित तौर और राज्य की है, एक आतंकवादी की है, एक मवाली की है, एक डकैत की है, एक लुटेरे की है, एक बदमाश की है। अगर वो राष्ट्र के साथ खड़ी है तो ये चेतावनी नहीं है, ये उनके क्रियाकलापों, कर्मों से उपजी शब्दावली है, जिसे उन्हें भली भांति समझ लेना चाहिए। राष्ट्र को, सरकार को खड़ा किसके साथ होना है? आतंकवादियों के साथ खड़ा होना है, जिहादियों के साथ खड़ा होना है, फिदाइन दस्ते बनाने वालों के साथ खड़ा करना है, धर्मांतरण करके देश तोड़ने वालों के साथ खड़ा होना है, देश के इस्लामिकरण करने के लिए खड़ा होना है, जिहादियों के साथ खड़ा होना है, या उनके साथ खड़ा होना है जो संभवतः हजारों सालों से भारत की संस्कृति को सींचते आए हैं। आपके हिसाब से भारत के भविष्य की सुरक्षा कौन करेगा? जो संविधान के साथ चल रहा है उसके साथ भारत सरकार को खड़ा होना, लेकिन संविधान के साथ जो चलता है, जो बेकसूर एकदम ईमानदारी से चल रहा है, उसकी हैसियत एक कैद में, पिंजड़े में बंद तोते की तरह करके रखी है। सनातन संस्कृति के इतने मठ मंदिर, 4 लाख संख्या आप छोटी मोटी समझते हैं, सब पर सरकारी नियंत्रण है। जिस तहसीलदार की हैसियत भारत सरकार के मोटरसाइकिल से चलने की नहीं है, वो मंदिरों के पैसों से 10-10 लाख, 20-20 लाख की गाड़ियों से घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? लूट पाट का ये अनंत खेल जो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के मिले प्रभाव से चल रही है, उसको नष्ट नाबूद करके ही दम लेंगे। इसके 2 ही ऑप्शन हैं, या राज्य सरकारें और भारत सरकार मठ मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों को स्पष्ट रूप से मुक्त कर दे, या उसके लिए तैयार मुक्त की प्रोसेस शुरू कर दे, या फिर हम स्वयं उसी तरह से 1857 की तरह युद्ध में हथियारों के साथ उतरे और तमाम सरकारी कर्मचारियों के साथ युद्ध छेड़ दे। बचते हैं, या तो बातचीत का रास्ता अपनाए भारत सरकार, या तो उनको मुक्त करे ईमानदारी से, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करे, या फिर अंतिम लक्ष्य तो युद्ध से ही संभव हुआ है, सड़कों से ही संभव हुआ है, तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। जो तरीके से बातें आगे आ रही है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार हमारी जो है ना, ये जनता की सरकार नहीं है। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिस तरीके से जिनको ये बेच डाल रहे हैं, पूरे एयरपोर्ट बेच डाले, जितनी हमारे देश की फैक्ट्रियां थी अभी तक के खड़ी करी हुई, सारी बेच दिया। बेची भी नहीं, बेचता तो चलता था, ऑप्शन करते तो चलता था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।